नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन सिंह राज, सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र, शासकीय पतालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी। आज हम बीएससी फाइनल ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर सेकेंड यूनिट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत हम लिंकेज सहलग्नता के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं थॉमस हड मॉर्गन, जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर लिंग जीन का अध्ययन किया और लिंग जीन के अध्ययन के साथ ही उन्होंने सहलग्नता का भी अध्ययन किया और इसी कारण हम उन्हें फादर ऑफ लिंकेज के रूप में जानते हैं। सहलग्नता के अध्ययन से पहले हम मेंडल्स के उन नियमों की चर्चा कर लें जिन्होंने मेंडल ने वंशागति के पैतृगति के नियम के रूप में दिया था। मेंडल की पैतृगति के नियम के बाद अनेक रिसर्चर, अनेक बायोलॉजिस्ट ने वंशागति के संबंध में अध्ययन किया और उन्होंने जो रिजल्ट प्राप्त किए वह रिजल्ट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुरूप नहीं थे। जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो रेश पाए जा रहे थे वह 9:3:3:1 का रेशियो जो प्राप्त हो रहा था, उस रेशियो से भिन्न रेशियो उन्हें प्राप्त हो रहे थे। तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि हो न हो जीन जो है स्वतंत्र रूप से वंशागत नहीं होते हैं। यह कहें कि जो जीन है वो संततियों में स्वतंत्र रूप से वंशागत नहीं होते हैं। उसी समय सटन एवं बावरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी प्रतिपादित किया और उन्होंने बताया कि जीवों में क्रोमोसोम की संख्या तो निश्चित होती है, किंतु क्रोमोसोम पर एक से अधिक अनेक जीन निहित होते हैं और इन्हीं जीनों के मध्य हो न कोई लिंक अवश्य ही होता है। इसी संदर्भ में सटन एवं उनके सहयोगी ने यह निष्कर्ष निकाला कि वे जीन जो एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं वे आपस में लिंक्ड हो जाते हैं और एक सिंगल यूनिट की तरह संततियों में ट्रांसमिट होते हैं। हम इसी आधार को लेकर के आज लिंकेज को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जैसे उसकी डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हमें लिंकेज को समझने में सहायक होगा। तीसरा, बेटसन एंड पिनोट की कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी। चौथा, टाइप ऑफ लिंकेज और सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज। लिंकेज की परिभाषा, डेफिनेशन हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन एक ही गेमेट में प्रवेश करे एवं एक साथ किसी संतति में इनहेरिटेट हो तो हम उसे लिंकेज कहते हैं। इसको सामान्य भाषा में इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जीन का एक साथ इनहेरिटेट होना तथा पेरेंटल कॉम्बिनेशन का ऑफ स्प्रिंग में एक साथ आने की क्रिया को लिंकेज या सहलग्नता कहते हैं। सहलग्नता को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जैसे कि होमोलोगस क्रोमोसोम, अनलिंक जीन, लिंक जीन, लिंक ग्रुप, सीस अरेंजमेंट एंड ट्रांस अरेंजमेंट को भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसे क्रम से समझेंगे। सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम, होमो अर्थात सेम, जो सामान्य लक्षणों वाले क्रोमोसोम है उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। इसे हम इस प्रकार से समझते हैं, मान लिया जाए कोई एक पेयर क्रोमोसोम्स हैं, उन एक जोड़े क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम जो है फीमेल से इनहेरिटेट होता हो और दूसरा जो पेयर क्रोमोसोम्स है वह मेल से आता हो। यह हम कहें कि एक पेयर क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम फीमेल से आ रहा हो और दूसरा जो है मेल से आ रहा हो। अब यह दोनों क्रोमोसोम जीनोटिपिकली आइडेंटिकल हों, ऐसे गुणसूत्रों को हम होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं उन क्रोमेटिड्स को हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, जबकि इन दोनों क्रोमोसोम्स के अलग अलग क्रोमेटिड्स को हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के रूप में जानते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम को जानना इसलिए भी आवश्यक है कि जब हम क्रॉसिंग ओवर का अध्ययन करेंगे तब हमें यह सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हमें
ध्यान में रखना चाहिए। लिंक जीन एंड अनलिंक जीन। अनलिंक जीन उसे कहेंगे जब जीन दो अलग अलग क्रोमोसोम में स्थित हों, तब हम उसे अनलिंक जीन कहते हैं। अनलिंक जीन को हम इस प्रकार से समझते हैं कि एक क्रोमोसोम्स में यदि मान लिया जाए जीनों की पोजीशन स्थिति इस प्रकार से हो कि एक जीन टॉप में हो और दूसरा जो है बॉटम पे हो, जब इस प्रकार जीनों की स्थिति जब क्रोमोसोम पे हो और इनके मध्य की दूरी जो है काफ़ी अधिक हो, तब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दो जीनों के मध्य यदि दूरी अधिक है, तब इनमें साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति कम होती है। साथ ही साथ इसमें मध्य गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तब इस प्रकार के गुणसूत्रों में जीनों की स्थिति जो है यदि दूर दूर स्थित हो, तब ऐसे जीनों को हम अनलिंक जीन के नाम से जानते हैं। और यदि गुणसूत्रों में इस प्रकार से अनलिंक जीन हो, तब नए या हम कहें कि रिकॉम्बिनेंट बनने की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है। दूसरी ओर हम किसी दूसरे गुणसूत्र की कल्पना करें। यदि मान लिया जाए हम कहें कि जो लिंक जीन है एक ही क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हों, जैसे इस क्रोमोसोम्स पर जो जीन है वो बहुत ही इस प्रकार से पास पास बहुत निकट में स्थित हों, तब ऐसे जीन में एक साथ वंशागत होने की जो संभावना है वह अधिक होती है। साथ ही साथ इसमें क्रॉसिंग ओवर की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। तब इस प्रकार के गुणसूत्रों में जीनों की स्थिति जो बहुत पास पास स्थित हो, तब ऐसे जीनों को हम कहते हैं लिंक जीन। जब गुणसूत्रों में लिंक जीन पाए जाते हैं, तब रिकॉम्बिनेंट बनने की जो संभावना है वह कम हो जाती है। तो गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले इस प्रकार से जो लिंक जीन है उसके आधार पर और रिकॉम्बिनेंट के आधार पर हम लिंकेज की फ्रीक्वेंसी को भी ज्ञात कर सकते हैं। लिंकेज की फ्रीक्वेंसी को हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि लिंकेज की जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी गुणसूत्र में उपस्थित दो जीनों के मध्य की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी ओर हम बात करें कि जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है वह रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग और अपान टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग इंटू 100 के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है लिंक्ड ग्रुप। लिंक्ड ग्रुप हम किसे कहेंगे? एक गुणसूत्र में पाए जाने वाले सभी जीन को हम लिंक ग्रुप कहते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी जीव में हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम की संख्या जितनी होती है उतने ही उसमें लिंक ग्रुप होते हैं। और यह लिंक ग्रुप को हम समझ सकते हैं कि ड्रोसोफिला मोनोगास्टर में मान लिया जाए कि क्रोमोसोम की संख्या 8 होती है जो डिप्लॉयड है और उसका हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा 4। तो इस प्रकार ड्रोसोफिला मोनोगास्टर पे जो लिंक ग्रुप की संख्या होगी वह होगी 4। नेक्स्ट है सिस एंड ट्रांस अरेंजमेंट। सिस एंड ट्रांस अरेंजमेंट को किस प्रकार से समझेंगे? सिस को हम कह सकते हैं कि होमो और ट्रांस को हम कह सकते हैं हेट्रो, मतलब समान और सम और विषम के रूप में हम उसे समझ सकते हैं। जब किसी गुणसूत्र पर हम देखते हैं कि दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हों और दूसरे गुणसूत्र पर उसके रिसेसिव कैरेक्टर उपस्थित हों, तब इस प्रकार के गुणसूत्रों की अरेंजमेंट को हम सिस अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। दूसरी ओर जब एक गुणसूत्र में एक डोमिनेंट और रिसेसिव हो, जबकि इसके दूसरे गुणसूत्र में एक रिसेसिव और दूसरा डोमिनेंट हो, तब हम इसे ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। सिस एंड ट्रांस अरेंजमेंट को समझना इसलिए भी जरूरी है कि हमको जो कपलिंग और रिपल्शन थ्योरी जो पढ़ना है हमको बादशाह एंड पुनेट ने जो दिया था उससे हमको यह समझने में आसानी होगा। सिस अरेंजमेंट के माध्यम से हम कपलिंग को समझने का प्रयास करते हैं। कपलिंग जो बैट्सन एंड पुनेट ने जो दिया था उसमें सीधा सीधा हम ये कहें कि जीनों में साथ साथ रहने की प्रवृत्ति को हम कपलिंग कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से समझते हैं, बैट्सन एंड पुनेट ने लिथायरस ओडिटेरस जो स्वीट पी है उसके दो करेक्टर को आपस में लेकर के क्रॉस कराया। उसमें से हैं पर्पल फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलेन। इनके मध्य
जो है रेड फ्लावर एंड राउंड पॉलन वाले को क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने पर उन्हें F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड मिले वह पर्पल एंड लॉन्ग पॉलन वाले थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उन्होंने जेनेटिक कॉम्बिनेशन लिया कि एक गुणसूत्र पर जो डोमिनेंट करेक्टर थे और दूसरे पे रिसेसिव करेक्टर थे। इस प्रकार यह जो अरेंजमेंट था वह सीस अरेंजमेंट था। तो F1 जनरेशन पे जो पर्पल एंड लॉन्ग पॉलन जो प्राप्त हुए वह के जो गेमेटिक कॉम्बिनेशन जो प्राप्त होते हैं वो हमें इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। एक तो मिलेगा जो पर्पल और लॉन्ग, दूसरा मिलेगा पर्पल और राउंड, दूसरा मिलेगा हमको रेड और लॉन्ग, और चौथा जो गेमेटिक कॉम्बिनेशन मिलेगा वह हमें प्राप्त होता है रेड एंड राउंड। इस प्रकार के 4 गेमेटिक कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। जब हम इस गेमेटिक कॉम्बिनेशन का जो F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड प्राप्त हुए हैं उनके मध्य हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं, और टेस्ट क्रॉस हमेशा अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है। जब टेस्ट क्रॉस में हम इस प्रकार से जब रेड और राउंड वाले के साथ क्रॉस कराएं तब हमें इस प्रकार के गेमेटिक कॉम्बिनेशन हमको प्राप्त होते हैं F2 जनरेशन्स पे। वो हैं ए जो पर्पल और लॉन्ग पॉलन वाले हमको प्राप्त हुए, दूसरे हमको प्राप्त हुए पर्पल और राउंड वाले प्राप्त हुए, तीसरा हमको जो प्राप्त हुआ वह है रेड और लॉन्ग पॉलन वाले, और चौथा हमको प्राप्त हुआ रेड और राउंड पॉलन वाले। इस प्रकार से हमको 4 संततियां जो प्राप्त हुई, और इन चारों संततियों का बेटसन एंड पुनेट ने जब रेशियो निकाला तो मेंडल के जो 9:3:3:1 रेशियो से भिन्न रेशियो प्राप्त हुए। जब हम किसी भी के साथ जब क्रॉस कराते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं, तो टेस्ट क्रॉस में 1:1:1:1 का रेशियो हमको प्राप्त होता है। सभी संततियाँ समान रूप से प्राप्त होती है, किंतु यहाँ पर उससे भिन्न रेशियो हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यह रेशियो हमको जो प्राप्त होता है पर्पल फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन वाले हमको 7 प्राप्त होते हैं, और रेड फ्लावर और राउंड फ्लावर वाले 7 मिलते हैं। मतलब जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले जो थे वो हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो था उसमें उपस्थित जो जीन है उसमें साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति टेंडेंसी दिखाई दी। मतलब वंशागत या सहलग्न जीन जो है, सहलग्नता की जो क्रियाविधि है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मतलब यदि पेरेंटल कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है तो हम मानते हैं कि यहाँ पर सहलग्नता की क्रियाविधि हो रही है। और यहाँ पर हमें 2 नए कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं जो कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन से भिन्न थे, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट के नाम से जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो कपलिंग को हम इस प्रकार से समझा सकते हैं कि यह 2 प्रभावी जीन, या हम कहें कि 2 डोमिनेंट जीन एक ही पेरेंट से संततियों में वंशागत हो, अर्थात दोनों डोमिनेंट जीन साथ साथ रहने का प्रयास करते हों, इसे ही हम कपलिंग कहते हैं। दूसरा है ट्रांस अरेंजमेंट। ट्रांस अरेंजमेंट को बेटसन एंड पुनेट ने रिपल्सन प्रतिकर्षण के रूप में प्रतिपादित किया। यहाँ पर भी उन्होंने लेथारिया सोलिटेरस के 2 करेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया, और इसमें उन्होंने पर्पल फ्लावर एंड राउंड पॉलन, यहाँ पर जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव था। दूसरा जो जनक था वह था रेड फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन वाले। इन दोनों के मध्य जब इन्होंने क्रॉस कराया तब F1 जनरेशन्स पे यहाँ पर पर्पल एंड लॉन्ग पॉलन वाले संकर प्राप्त संततियाँ हमें यहाँ पर प्राप्त हुई। जब उन्होंने F1 जनरेशन्स पे जो पर्पल एंड लॉन्ग पॉलन जो हाइब्रिड प्राप्त हुए उनका जब गेमेटिक कॉम्बिनेशन देखा तो ये जो गेमेटिक कॉम्बिनेशन है वह हमें इस प्रकार से प्राप्त हुए। एक तो मिले हमको पर्पल और लॉन्ग वाले, दूसरे हमको मिले पर्पल और राउंड वाले मिले, तीसरा मिला रेड एंड लॉन्ग पॉलन वाले मिले, और चौथा जो मिला है वो हमें रेड एंड राउंड पॉलन वाले मिले। जब इस गेमेटिक कॉम्बिनेशन का पुनः जब टेस्ट क्रॉस कराया गया
टेस्ट क्रॉस हमेशा अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है। तो जब टेस्ट क्रॉस कराया गया तब इसमें जो गेमेटिक कॉम्बिनेशन जो मिले, यह गेमेटिक कॉम्बिनेशन जो नए संततियां जो उत्पन्न हुई इसके फलस्वरूप, तब हमें जो मिला, पहला मिला पर्पल और लॉन्ग वाले मिले, दूसरा जो मिले हमको पर्पल और राउंड वाले मिले, तीसरे जो संततियां जो प्राप्त हुई वह मिला हमें रेड और लॉन्ग पालेन वाले मिले, चौथा जो मिला हमें रेड और राउंड पालेन वाले मिले। इस प्रकार से हम देखें कि यहाँ पर कि पर्पल और राउंड पालेन वाले और रेड फ्लावर एंड लॉन्ग पालेन वाले, हमें इनकी संख्या सबसे ज़्यादा मिली जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे। और दूसरा जो है, हम यहाँ पर यदि देखें कि जब पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले जब हमको प्राप्त होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले मिले जो 7 के संख्या पे मिले, तब हम यहाँ पर पाते हैं कि इस अरेंजमेंट में भी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस पे जो जीन साथ साथ हैं और इनमें भी अलग अलग संततियों में वंशानुगत होने की प्रवृत्ति होती है। तब हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब दो प्रभावी जीन पेरेंट से संतति में वंशागत हो, या हम कहें कि दो अलग अलग पैतृक से जो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं वो संततियों में वंशानुगत हो रहे हों, आ रहे हों, तो उनमें अलग अलग रहने का प्रयास करते हों, और इस प्रकार वो अलग अलग रहने का यदि वो प्रयास कर रहे हों, तब इसे हम कहते हैं रिपल्सन थ्योरी, प्रतिकर्षण का नियम कहते हैं। टाइप ऑफ लिंकेज, यह दो प्रकार का होगा, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। सबसे पहले कंप्लीट लिंकेज को समझने का प्रयास करते हैं। कंप्लीट लिंकेज पे यहाँ पर जो टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के जो वाइल्ड स्पीसीज है उसके मध्य क्रॉस कराया, उन्होंने ड्रोसोफिला का ग्रे एंड वेस्टिजियल विंग वाले का क्रॉस ब्लैक एंड लॉन्ग विंग वाले ड्रोसोफिला के साथ कराया। जो इसमें जो अरेंजमेंट था जीनों का, वह ट्रांस अरेंजमेंट था। जब इनको आपस में क्रॉस कराने के फलस्वरूप इसमें F1 जनरेशन्स पे ग्रे एंड लॉन्ग विंग वाले ड्रोसोफिला मिले, और जब ग्रे एंड लॉन्ग विंग वाले इन ड्रोसोफिला का टेस्ट क्रॉस कराया गया ब्लैक एंड वेस्टिजियल विंग वाले के साथ, तब यहाँ पर F2 जनरेशन्स पे जो प्राप्त हुए वह ग्रे एंड वेस्टिजियल विंग वाले मिले, और दूसरा जो मिला हमें ब्लैक एंड लॉन्ग विंग वाले मिले। तो यहाँ पर जो 1:1:1:1 का जो रेशियो है वह यहाँ पर बिल्कुल सटीक मिला, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रे एंड वेस्टिजियल विंग वाले और ब्लैक एंड लॉन्ग विंग वाले दोनों ही संततियाँ समान रूप से प्राप्त हुई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसे हम पूर्ण सहलग्नता या कंप्लीट लिंकेज के नाम से जानते हैं। तीसरा है इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज मक्के के पौधे में कराया गया, और मक्के के पौधे में समझने का इसे प्रयास करेंगे। मक्के के जो सीड का जो करेक्टर था रंगीन और भरे हुए, ऐसे बीजों का लक्षण लेकर के आपस में क्रॉस कराया, और इनका क्रॉस जो है रंगहीन और सिकुड़े हुए बीज जो थे उनके मध्य आपस में क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के फलस्वरूप जो F1 जनरेशन्स पे हमको जो प्राप्त होने वाले हैं, उससे पहले जब इनके मध्य क्रॉस कराया गया तब जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इन सभी नॉन सिस्टर क्रोमेटिडों के मध्य क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि हुई, और क्रॉसिंग ओवर की इस क्रियाविधि में क्रोमेटिडों में एक्सचेंज आदान प्रदान की क्रियाविधि हुई। अब इस आदान प्रदान की क्रियाविधि को, क्रोमेटिडों में एक्सचेंज की क्रियाविधि को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप हमें जो गेमेटिक कॉम्बिनेशन जो प्राप्त होते हैं वो मिलते हैं रंगीन और भरे हुए, दूसरा रंगीन और सिकुड़े हुए, तीसरा हो गया रंगीन और भरे हुए, और चौथा जो मिलता है रंगीन और सिकुड़े हुए।
जब इनके मध्य हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं रंगहीन और सिकड़े हुए के बीच में, तब हमें पहले प्राप्त होता है रंगीन और भरे हुए, दूसरा हमें प्राप्त होता है रंगीन और सिकड़े हुए, तीसरा हमें प्राप्त होता है रंगहीन और भरे हुए, और चौथा जो हमें प्राप्त होता है वह है रंगहीन और सिकड़े हुए। तब हम इन सभी के जो रेशियो के लिए हम देखें तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त हो रहा था कि जो रंगीन और भरे हुए जो थे वो लगभग 48% जो थे, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो हमको शुरू में मिले थे वह हमें प्राप्त हुए। दूसरा पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो रंगहीन और सिकड़े हुए थे, यह भी हमें 48% के आसपास प्राप्त हुए। तीसरा जो हमें प्राप्त हुआ वह है रिकॉम्बिनेंट, जो कि पैतृक से भिन्न प्रकार के लक्षण वाले थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2-2% जो है अन्य प्रकार के कॉम्बिनेशन मिले, अर्थात नए लक्षण रिकॉम्बिनेंट लक्षण मिले। वो किस लिए संभव हो पाया? क्रॉसिंग ओवर की वजह से संभव हो पाया। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जीन है वो लिंक्ड नहीं थे, और लिंक्ड नहीं होने के कारण यह संततियों में, अलग अलग संततियों में वंशानुगत हो गए। इसे ही हम इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज, हम लिंकेज के माध्यम से हम इन बिंदुओं को हम समझ सकने में सफल हो पाए। जैसे कि संततियों में जो वेरिएशन, विभिन्नता उत्पन्न होने का जो संभावना थी वह लिंकेज के कम होती है। मतलब जब लिंग संलग्न होते हैं, एक साथ वंशानुगत होते हैं, तो वेरिएशन उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम होती है। दूसरा, हमें लिंकेज के माध्यम से लिंकेज मैप को बनाने में सहायता मिलती है। तीसरा है मोर प्रोडक्शन ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन, कि लिंकेज के माध्यम से जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होते हैं, जो जीनिक संयोजन होता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें संततियों में प्राप्त हो पाती है। तीसरा है हम लिंकेज के माध्यम से यह समझने में सफल हो पाए कि गुणसूत्रों में जो जीन है वो लीनियर क्रम पे स्थित होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हम गुणसूत्रों में उपस्थित जो जीन है उन दोनों के बीच की दूरी को भी जान पाने में सफल हो पाए। कुल मिलाकर हमें कहें कि सहलग्नता के माध्यम से किसी भी पैतृक पैतृक में उपस्थित जो जीनिक कॉम्बिनेशन है उसे हमें जानने में सफलता होती है, और जीनों के स्थिति समझने में भी सफलता होती है। इस प्रकार से हम समझते हैं कि सहलग्नता को हम समझने में काफ़ी सफल रहे। धन्यवाद।